अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले भारत के एक आम नागरिक केरू चादेर ने पिछले महीने अपने जिले के डिप्टी कमिश्नर को एक लंबा चौड़ा मेमोरेंडम भेजा। यह मेमोरेंडम एक लोकल ट्राइबल कम्युनिटी ना वेलफेयर सोसाइटी के तरफ से भेजा गया था, जिसमें इस कम्युनिटी की एंसेस्ट्रल जमीन पर पड़ोसी मुल्क चीन के कब्जे की बात लिखी गई थी। इस लेटर में बताया गया कि कैसे जिन हंटिंग एरियाज में, जिन जगहों में अभी कुछ सालों पहले तक उनकी कम्युनिटी मवेशी चराने जाते थे, ग्रेजिंग के लिए जाते थे, फ्रीली घूमा करते थे, अब उन सारी जगहों पर चीन का कब्जा हो चुका है। इस पत्र में डिटेल में बताया गया कि कैसे अरुणाचल के अपर शुभनसिरी डिस्ट्रिक्ट के 5 एरियाज ओइंग, पानियार, मारपन, पोट्रंग लेक और 3 दिन तंग जो 2020 तक उनकी जमीन हुआ करती थी, वो अब चाइना के पीएलए के कब्जे में आ चुकी है। वहां चाइना ने रोड्स बनाने शुरू कर दिए हैं, मिलिट्री कैंप्स बना दिए हैं, बंकर्स बना दिए हैं, सिविलियन क्वार्टर्स बन चुके हैं। इंडिपेंडेंट एनालिस्ट ने फिर सैटेलाइट इमेजरी से इन क्लेम्स को कंफर्म करने की कोशिश की। आप खुद देखें इन सैटेलाइट इमेजेस को। 2 सेटलमेंट्स आपको यहां साफ दिखेंगी, हेलीपैड्स, सोलर पैनल्स, सीमेंट मिक्सिंग फैसिलिटी, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। अब बीजेपी के अलावा इस वक्त देश में कोई भी और सरकार होती तो इस खबर से हाहाकार मच चुकी होती। ऑपोजिशन सड़क पर होती, आरएसएस सीमा के तरफ अपनी पलटन रवाना कर रही होती, बॉयकॉट चाइना के नारे घर घर में गूंज रहे होते और शायद आर्मी को भी इस एरिया में मिलिट्री एक्सरसाइज और डिप्लॉयमेंट बढ़ाने के आदेश दिए जाते। देशभक्त ने राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इस मामले में कुछ दिनों तक तो हमने टिप्पणी नहीं की, लेकिन अब 15 दिन हो चुके हैं और हमने देखा कि सरकार की तरफ से डिफ्लेक्शन और डिनायल के अलावा और कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। मजाक बनाकर रखा है यहां सरकार ने। जैसे ही अरुणाचल में चाइनीज इंकर्जन की खबर बाहर आई, सरकार ने वही घिसा पिटा पुराना रिकॉर्ड फिर से चला दिया। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। नेट सरकार की तरफ से पिछले 2 हफ्तों से बयान यही आया है कि अरुणाचल में चाइनीज इंकर्जन के जो रिपोर्ट्स हैं वो गलत है, बेबुनियाद है, जैसा कि हमेशा होता है। और किरण रिजिजू ने क्लैरिफाई किया कि नहीं, इंट्रूजन नहीं कह सकते हो, वो तो दोनों देशों के बीच में बॉर्डर को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, तो दोनों तरफ से ट्रांसग्रेशन होता है। इंकर्जन, ट्रांसग्रेशन, इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। बीजेपी के राज्यसभा एमपी ताई तगाक ने तो यहां तक कह दिया कि ये सब पुराने फोटोज हैं, मॉनसून के बाद हम वेरिफिकेशन करेंगे, अभी सब चुपचाप बैठ जाओ। मतलब या तो अरुणाचल प्रदेश की जो लोकल ट्राइब है वो झूठ बोल रही है, या तो सरकार चाइना से कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के चक्कर में कुछ बोलना नहीं चाहती है, चाहे धीरे धीरे जमीन चाइना के हवाले कर दे। अब ना ट्राइब झूठ क्यों बोलेगी, उसका मोटिव यहां क्या है, इसके बारे में तो हमें पता नहीं। लेकिन सरकार के काम करने के जो तरीके हैं, जो तौर तरीके हैं, उससे हम अच्छे तरीके से वाकिफ हो चुके हैं। चाइना को अपीज करने के लिए भारत आज कुछ भी कर सकता है। इस बात का सबूत हमें पिछले 12 सालों में हर बार दिखने को मिला है। इसीलिए देशभक्त के आज के एपिसोड में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे अरुणाचल में ये जो चाइना का फ्रेश इंकर्जन है वो सच में क्या एक साइलेंट इन्वेजन है या इनोसेंट ट्रांसग्रेशन है। क्यों सबूत होने के बावजूद मोदी सरकार लोकल ट्राइब्स के क्लेम्स को डिनाय कर रहा है। क्यों चाइना एक के बाद एक हमारे टेरिटरी पर कब्जा किए जाता है और हम कुछ कर नहीं पाते हैं। क्यों यह सरकार चाइना को लाल आंख दिखाने की जगह उसके सामने झुक झुक कर बात करती है। और ऐसा क्यों हो रहा है कि यह सब होने के बाद हम कभी भी कोई कड़ा एंटी चाइना मेजर नहीं ले पाते हैं, जैसे कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। इंडिया में एक पूरी इंटेलिजेंस अपैरेटस काम करती है, रॉ है, आईबी है, आर्मी इंटेलिजेंस है, सैटेलाइट मॉनिटरिंग होता है, बॉर्डर पेट्रोल होता है। ये सब एजेंसीज हजारों करोड़ों रुपए टैक्स पेयर के रुपए के बजट से चलती हैं। लेकिन फिर भी आप नोट करोगे कि हर मेजर जो इंट्रूजन होता है हमारे देश के अंदर, इसकी खबर एजेंसी से पहले लोकल ट्राइब से आती है। चाहे अगर आप याद करें कारगिल जंग के पहले जनरल परवेज मुशर्रफ की जो चालबाजी चल रही थी, या फिर गालवान क्राइसिस के पहले लद्दाख के कुछ हिस्सों में चीन की जो घुसपैठ हो रही थी, हर बार ये लोकल कम्युनिटीज ही हैं जो सबसे पहले दुश्मन की गतिविधियों को पकड़ते हैं और बाद में हमारे फोर्सेस उस पर एक्ट जरूर करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि इनके बातों को आप ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हो, दरकिनार नहीं कर सकते हो। ऐसा करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। याद रहे, आपके और हमारे लिए ये दूर दराज के इलाके हैं,
लेकिन ये जो लोकल कम्युनिटीज हैं, ये जो ट्राइब्स हैं, उनकी जिंदगी इस जमीन से जुड़ी हुई है। इस जमीन का एक छोटा सा भी हिस्सा अगर दुश्मन के देश के कंट्रोल में चले जाता है तो इन कम्युनिटीज की जिंदगियों पर एक प्रभाव पड़ता है, उनके लिए मैटर करता है। ऐसी ही एक फ्रंटियर रीजन में रह रही है एक कम्युनिटी नाह। इस कम्युनिटी के लोग हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में जाते हैं, शिकार के लिए जाते हैं, जड़ी बूटी के लिए जाते हैं, अपने मवेशी चराने के लिए जाते हैं। बीते कुछ सालों में जो इन्होंने अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने फिर इसी को लोकल अथॉरिटीज को बताया जिम्मेदार नागरिकों की तरह। खबर बाहर आई तो अलग अलग एनालिस्ट ने सैटेलाइट इमेजरी की पड़ताल शुरू की। मिलिट्री कैंप्स, बंकर, सिविलियन क्वार्टर्स साफ उनको दिखे। पता चला कि 2024 से ही नए सेटलमेंट्स डेवलप हो रहे थे। 2 हेलीपैड्स, कंप्लीटेड बिल्डिंग्स, पार्क्ड व्हीकल, सोलर पैनल, सब कुछ दिख रहा है। और ये सब उस जमीन पर जो टेक्निकली भारत की है। बीजेपी के अपने एमपी तापिर गांव जो इस एरिया से हैं, उन्होंने 2019 में ही संसद में, जी हां पार्लियामेंट में, यह कहा था कि चाइना इस रीजन में 50 से 60 किलोमीटर इंडियन टेरिटरी पर कब्जा कर चुका है। 2022 में एक 17 साल के अरुणाचली लड़के को चाइनीज आर्मी ने पकड़ लिया। यह श्योंगला रीजन में जड़ी बूटी इकट्ठे करने गया था। वो कोई कमांडो तो था नहीं कि चाइनीज टेरिटरी में घुस गया हो। एक लड़का जो अपनी टेरिटरी में काम कर रहा था, भारत देश के अंदर काम कर रहा था। पता चला श्योंगला एक इंडियन टेरिटरी था, लेकिन अब चाइना के कब्जे में है। यह बातें बीजेपी के अपने नेता ने संसद में जब कहा तो बीजेपी ने एक्शन लेने के जगह इसे एक्नॉलेज ही नहीं किया। इस बार फिर से सरकार का वही रवैया हमें दिख रहा है। यह एक पैटर्न बन चुका है। जब भी चाइना के बारे में कोई अनकंफर्टेबल सवाल या सच सामने आता है तो पहला रिस्पॉन्स डिनायल होता है। नहीं नहीं नहीं, वो डिफरिंग परसेप्शन है, अरे वो पुराने फोटोज हैं, अरे वो बाउंड्री डिमार्केटेड नहीं है, नहीं नहीं, यहां कोई बेसिस ही नहीं है ये सब बोलने का। सरकार चीजें कितना भी डिनाई कर ले, चाइना अपना लॉन्ग गेम खेले जा रहा है भारत देश के खिलाफ। बेहतर तो यही होगा कि देश की जनता इस खेल को समझे और आने वाले सालों में सरकार को तैयार होने के लिए बोल दे, क्योंकि चाइना पीछे हटने वाला नहीं है। दरअसल चाइना अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत या फिर ज़ैंगनैन कहता है। पूरे स्टेट के 80,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा एरिया चाइना इसे अपना हिस्सा मानता है। First of all, Zhangnan is China's territory. China never acknowledges the so-called Arunachal Pradesh illegally set up by India. याद रहे, ये कोई छुड़भैया नेता नहीं है जो ये बयान दे रहा है। ये ऑफिशियल चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की स्पोक्स पर्सन है। लेकिन ये कोई नया क्लेम नहीं है, ये दशकों पुराना क्लेम है। लेकिन इस क्लेम को अब इन्फोर्स करने के तरीके नए और ज्यादा एग्रेसिव हो जा रहे हैं। पहला मेथड रीनेमिंग का। 2017 में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के 6 जगहों के नाम ही बदल दिए। 2021 में 15 और जगह और 2023 में 11 और जगह के नाम बदल दिए। स्टैंडर्ड गेजेटियर के थ्रू ऑफिशियल नेम्स बदले जा रहे हैं चाइना के ऑफिशियल मैप्स में, जिसको बाय द वे दुनिया भर में भेजा भी जाता है। एक जगह जो इंडिया तवांग कहता है, चाइना उसे अपना नाम दे देता है। इसे कार्टोग्राफिक एग्रेशन कहते हैं, यानी मैप्स के जरिए अपना एग्रेशन दिखाना, अपना कब्जा दिखाना। दूसरा मेथड विलेजेस। 2017 में तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ने अनाउंस किया कि सरहद पर वो भारी तादाद पर गांव बसाएंगे। 2018 से लेकर 2022 के बीच में 600 से ज्यादा गांव बसाए गए। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल स्टडीज की एनालिसिस कहती है कि ये चाइना के कोई नॉर्मल गांव नहीं है जैसा कि हम समझते हैं, ये डिफेंस विलेजेस बनाए गए थे। ईस्टर्न लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये एक लंबे गेम का एक छोटा सा किस्सा है, एक छोटा सा हिस्सा है कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी में ऐसे डिफेंस विलेजेस बना दो। इसका मकसद, विलेजेस दिखने में तो सिविलियन होते हैं, लेकिन ये ड्यूअल यूज होते हैं। दिखने में सिविलियन, इस्तेमाल में मिलिट्री, यानी रोड से कनेक्टेड होते हैं, हेलीपैड्स के साथ आते हैं, बाकायदा सप्लाई चेन इसमें रहता है। हिंदी में बोलें तो कभी अगर सैनिक आने की जरूरत हो तो यही नोडल पॉइंट्स बन जाते हैं, सारा सप्लाई यहीं से निकलता है। तीसरा मेथड इंफ्रास्ट्रक्चर। 37 एयरपोर्ट्स और हेलीपोर्ट्स तिब्बत और शिनजियांग में 2017 से अपग्रेड होने शुरू हो गए। इंडिया के बॉर्डर के आसपास इसे किया जा रहा है। पीएलए का एएफ माने चाइनीज एयरफोर्स के लिए ये नए नोडल पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं एयर सुपीरियरिटी एस्टैब्लिश करने के लिए बॉर्डर रीजन्स में। चौथा मेथड
जो सबसे खतरनाक है, सलामी स्लाइसिंग। इसके तहत चाइनीज आर्मी हमारी जमीन थोड़ी थोड़ी कर कैप्चर करता रहता है, एक बार नहीं, लिटिल बाय लिटिल, ताकि ज्यादा बवाल ना मचे और अपना काम भी धीरे धीरे होता रहे। चाइना के पास बहुत पेशेंस है, वो कोई जल्दबाजी में नहीं है। तो एक बार एक पास्चर लैंड ले लो, एक बार एक रिज पर कैंप बैठा दो, एक बार एक रोड बनाना शुरू कर दो, और इससे पहले कि कोई सवाल उठाए, अगर उठा भी दिया तो बोलो आपका और हमारा जो डिफरिंग परसेप्शन है, हमें तो लगा कि यह हमारा जमीन है, इसीलिए हम इस पर काम कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ बोलने से पहले या कोई काम उठाए या कोई एक्शन ले, वहां आपने अपनी डिफेंस इतनी मजबूत कर ली कि उसके बाद कोई एक्शन पॉसिबल ही नहीं होता है। धीरे धीरे जो लाइन होता है वो शिफ्ट करता रहता है। तो क्या हम यहां अलार्मिस्ट हो रहे हैं? ऐसा कुछ है नहीं चाइना का स्कीम, हम ज्यादा ही चाइना को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। अरे चलिए अरुणाचल प्रदेश की बात हम साइड में रखते हैं, दूसरी जगह का एग्जांपल दे लेते हैं, क्योंकि ये एक पैटर्न है। लद्दाख में हम ऑलरेडी ये सारी चीजें देख चुके हैं। मई 2020 पीएलए पैंगोंग सो लेक के इंडियन साइड में घुस आती है, गालवान वैली में कंस्ट्रक्शन शुरू कर देती है। फिंगर 4 एरिया तक जो इंडिया पहले कंट्रोल करता था, पेट्रोल करता था, चाइनीज ट्रूप्स आ जाते हैं। इंडिया चाइना के बीच में जून 2020 में गालवान में घमासान हो जाती है, 20 इंडियन सोल्जर्स शहीद हो जाते हैं। आज तक चाइना ने बताया नहीं है कि हमने उसके कितने लोग मारे, लेकिन फैक्ट तो यही है कि 1962 के बाद इंडिया चाइना रिलेशंस में ये एक न्यू लो पॉइंट बन गया। लेकिन उस समय में भी सरकार के तरफ से जो रवैया आया था वो डिनायल का था। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है। फिर सालों तक बातचीत होती रही कि कैसे डिसएंगेज किया जाए। फाइनली अक्टूबर 2024 में पेट्रोलिंग अरेंजमेंट होता है गालवान के पास, और इंडिया ने इसे डिप्लोमेटिक सक्सेस डिक्लेयर करने की कोशिश की। लेकिन क्या चाइना सच्ची में वापस गया? नहीं। दरअसल बफर जोन्स बनाए गए, लेकिन मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज्यादातर ये जो बफर जोन्स हैं ये इंडिया की क्लेम्ड टेरिटरी के ऊपर आते हैं। यानी शांति बहाली तो हो गई कुछ हद तक, लेकिन हम उन इलाकों में अब पेट्रोलिंग नहीं कर सकते हैं जहां दशकों तक पहले करते थे। यही नहीं, लोकल पॉपुलेशन भी आज यही कहती है कि 2020 से पहले जिन इलाकों में, लद्दाख में, वो अपने मवेशी चराने जाते थे, अब उस जगह पर वो नहीं जा सकते हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री मोदी चाइना गए। ट्रंप से बार बार धमकी खाने के बाद हमने चाइना की तरफ फिर से रुख किया। 7 साल में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी चाइना जाते हैं, शी से मिलते हैं टिएनजिंग में। कहा जाता है कि भारत और चाइना अब पार्टनर्स बनेंगे, राइवल्स नहीं। चाइना के साथ डायरेक्ट फ्लाइट्स भी रिज्यूम हो जाती हैं। ट्रेड तो कभी बंद हुआ नहीं था, लेकिन उसे और बढ़ाने की बात होती है। $100 बिलियन का डेफिसिट होने के बावजूद अब चाइना को इंडियन मार्केट्स में और भी ज्यादा एक्सेस देने की बात होती है। लद्दाख को कहीं ना कहीं भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश होती है, इस आशा में कि चाइना अब और बदतमीजी नहीं करेगा, हमें पीठ पर खंजर नहीं भोंकेगा। चाइना हमारे पीठ में 70 सालों से खंजर ही भोंकते आया है और अब तो और कॉन्फिडेंस से भोंकेगा। इसकी वजह है इकोनॉमिक्स। इंडिया चाइना बायलैटरल ट्रेड 2024-2025 में $127 बिलियन का था, लेकिन इंडिया का ट्रेड डेफिसिट जो चाइना के साथ था वो 99 बिलियन से ज्यादा था। सिंपल भाषा में बोले तो इंडिया चाइना से 113-114 बिलियन डॉलर का माल खरीदता और चाइना इंडिया से सिर्फ $14 बिलियन का सामान लेता। तो डिफरेंस हुआ करीबन $100 बिलियन का। इतना पैसा हमारे देश से बाहर जाता है, चाइना को मिलता है। और यह वही चाइना है जिसने पाकिस्तान को मिलिट्री एड दिया, J-10C फाइटर्स दिए, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल दिए, रियल टाइम सैटेलाइट इंफॉर्मेशन दिया, जो इंडिया के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया। वही चाइना जो इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है हर इंटरनेशनल फोरम पर। और हम उस चाइना से $113 बिलियन का सामान खरीदते हैं हर साल। लेकिन दिखावट के लिए 2020 के बाद इंडिया ने 300 चाइनीज एप्स को बैन कर दिया, टिकटॉक बैन कर दिया, चाइनीज इन्वेस्टमेंट रूल्स को टाइटन कर दिया। The sheer suddenness of the move, the unexpected nature of the move, the unpredictability of the move. इस सब को मास्टर स्ट्रोक की तरह पेश करने की कोशिश की गई कि देखा हमने चाइना को कैसे सबक सिखा दिया, खरबों का अब हम नुकसान कर देंगे चाइना के लिए। लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो कोर इंपोर्ट्स हैं वो रुके नहीं। एक्चुअली गालवान के बाद चाइना से जो हमारे इंपोर्ट्स हैं वो धड़ाधड़ बढ़े हैं, रिकॉर्ड लेवल पर बढ़े हैं।
तो सवाल यह है कि आखिर क्यों हम एक ऐसे देश के साथ ट्रेड बढ़ाए जा रहे हैं जो हमें नीचा दिखाने का एक मौका, एक अवसर नहीं छोड़ता है। कल फिर से गलती से पीठ दिखा दी तो खंजर फिर से भोंक देगा। और अरुणाचल के लोगों के साथ चाइना क्या करता है यह छुपा नहीं है किसी से। अगर आप यह बात जानते नहीं हो तो जान लो कि भैया अरुणाचल के लोगों के तो इंडियन पासपोर्ट्स ही चाइना रिकॉग्नाइज नहीं करता है। चाइनीज वीजा अरुणाचल के रेजिडेंट्स को नहीं मिलता है क्योंकि चाइना कहता है यह तो हमारी टेरिटरी है, हम वीजा कैसे दे सकते हैं। एक इंडियन सिटीजन अपने ही देश के एक राज्य से इंडियन पासपोर्ट लेकर चाइना नहीं जा सकता है। अभी पिछले साल ही एक अरुणाचली महिला जो चाइना से बस ट्रांजिट कर रही थी, जा भी नहीं रही थी, उसे शंघाई एयरपोर्ट पे पकड़कर 18 घंटे तक हैरास किया गया। जब सवाल पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि अरुणाचल की जमीन को तो हम मानते ही नहीं, तो वहां के पासपोर्ट को, वहां से इश्यू हुए पासपोर्ट को हम कैसे मान सकते हैं। इस तरीके से चाइना हमें जलील करता आया है। भारत और चीन के बीच में जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एक बात सामने जरूर आती है और वो है डिफरिंग परसेप्शन ऑफ LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उसको लेकर दोनों देशों के बीच में जो समझ है वो अलग है। इंडिया और चाइना के बीच में बनी इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दोनों देशों के लिए डी फैक्टो बॉर्डर तो है, लेकिन एक्चुअलिटी में यह लाइन कहां पड़ती है इस पर कोई कंसेंसस नहीं है। 1962 के वॉर के बाद जब चाइना ने यूनिलैटरली सीज फायर अनाउंस किया तो LAC मोर और लेस उस समय जो ट्रूप्स जहां स्थित थे उसी पोजीशन को LAC मान लिया गया। अब इंडिया के अकॉर्डिंग यह लाइन दरअसल मैप्स में कुछ पॉइंट्स हैं, आप मान सकते हैं कुछ बिंदुएं हैं जिन्हें जोड़ने के कई तरीके हो सकते हैं। यही नहीं, दोनों देशों की LAC की लंबाई में भी एक दो नहीं बल्कि 1300 1400 किलोमीटर से ज्यादा का फर्क है। यह परसेप्शन में फर्क है। भाई इतना गलत कैसे कोई हो सकता है कि एक मैप में 1300 400 किलोमीटर का फर्क हो। इसीलिए इस डिफरिंग परसेप्शन के वजह से यह क्लैशेस होते आए हैं। तो यह बात तो क्लियर हो गई कि इंडिया चाइना के बाउंड्री डिस्प्यूट्स आज से नहीं है, बहुत पहले से हैं। 1962 से भी नहीं है, इंडिपेंडेंस से पहले है, ब्रिटिश राज के समय से है। अगर उसको समझना है तो पूरा एक एपिसोड बनाकर रखा है हिस्ट्री ऑफ द बाउंड्री, उसको जाकर देख लीजिएगा कि इतने पुराने इश्यूज कहां से आते हैं। लेकिन मान लीजिए 150-200 साल पुराना यह मामला है। इस बॉर्डर की कहानी में वैसे बहुत कुछ आता है। जॉनसन लाइन आता है, ट्रीटी ऑफ तितालिया आता है, शिमला अग्रीमेंट आता है, ट्रीटी ऑफ पुनाखा, मैकमेहन लाइन आता है और पता नहीं और भी बहुत कुछ आता है। एपिसोड आराम से देख लेना। लेकिन कहा जाता है कि गलती नेहरू की है। देश की आजादी के बाद उन्हें इस प्रॉब्लम को सुलटा लेना चाहिए था। लेकिन यह लॉजिक तो अब मोदी जी पर भी लागू होती है। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके हैं, तो नेहरू की गलती को थोड़ा तो सुधार सकते थे। लेकिन फैक्ट तो यही है कि चाइना शायद चाहती नहीं है कि लकीर बन जाए, चीजें लॉक हो जाएं, क्योंकि अगर अग्रीमेंट हो जाएगा, लकीर खिंच जाएगी, चीजें डिसाइड हो जाएगी, तो फिर वो धीरे धीरे कुतर कुतर कर हमारे देश को खाएगा कैसे, जमीन को कब्जा कैसे करेगा, सलामी स्लाइसिंग कैसे करेगा। और यह बात भी सच है कि चाहे नरेंद्र मोदी होते या कोई और प्रधानमंत्री होते, चीन वाली प्रॉब्लम का सामना किसी भी प्रधानमंत्री को करना होता। सवाल डिफरेंट यह है कि क्या कोई और प्रधानमंत्री सच्चाई को दबाने की, छुपाने की कोशिश करते या जनता के साथ और ऑनेस्ट होते। क्योंकि यहां तो प्रधानमंत्री चीन का नाम तक लेने से डरते हैं। न वहां कोई एडिटर तीसरी गेट द पॉइंट है, ठीक है, समझ में आ गया बात, ठीक है। और उधर अगर आप लेजर आइज को देखो, लेजर आइज ने भी तो आत्मसमर्पण कर दिया है। ऑन रिकॉर्ड जाकर बोल रहे हैं कि अरे भारत अपने से बड़ी इकोनॉमी के साथ झगड़ा कैसे बोल सकता है। चाइना हमें लंबे समय तक कैसे घेरने की, अरुणाचल को छीनने की तैयारी कैसे कर रहा है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 60,000 मेगावाट का मेडोंग हाइड्रो पावर स्टेशन चाइना अरुणाचल की बॉर्डर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर बना रहा है। यह डैम कितना बड़ा है आप सोचो, 3 गॉर्जेस डैम से 3 गुना ज्यादा बड़ा होगा। एस्टिमेटेड कॉस्ट 1 ट्रिलियन युआन, माने आप समझ लीजिए करीबन 130-40 बिलियन डॉलर का। दिसंबर 2024 में इसे अप्रूव किया गया था, जुलाई 2025 में कंस्ट्रक्शन शुरू और 2033 के आसपास इसका कमर्शियल ऑपरेशन शुरू होने का टारगेट है। इस डैम का दूसरा लक्ष्य भारत पर दबाव बनाना, ब्रह्मपुत्र नदी का जो फ्लो है उसे चाइना से कंट्रोल करना। कितना खतरनाक यहां चाइना का मंसूबा है, हमने आपको इस एपिसोड में बनाकर बताया था कि क्या क्या प्लानिंग है और कितनी लंबी और दूर तक की प्लानिंग चाइना कर रहा है।
और इसी हफ्ते चाइनीज रिसर्चर्स ने भी इस बात को माना जिसका हमने जिक्र किया था कि यह डैम एक एक्टिव फॉल्ट लाइन पर है और अगर यहां अर्थक्वेक आता है फिर से इस एरिया में तो तबाही मच सकती है। पूरा का पूरा अरुणाचल से लेकर बांग्लादेश में पूरी जबरदस्त फ्लडिंग हो सकती है। यह है हमारा पार्टनर इन पीस एंड पार्टनर इन प्रोग्रेस चाइना। यह है चाइना की असली सच्चाई और चाइना की हुकूमत को मालूम है, उनको यकीन है कि भारत कोई भी एग्रेसिव स्टांस नहीं लेगा चाइना के खिलाफ। इंडिया की बॉर्डर चाइना के साथ 3500 किलोमीटर लंबी है जो कि मोस्टली पुअरली डिमार्केटेड है, रगेड माउंटेन्स है, इनहॉस्पिटेबल टेरेन है। पूरा बॉर्डर एक बार में पेट्रोल करने की हमारे पास क्षमता, कैपेबिलिटी नहीं है। चाइना इस बात का फायदा उठा रही है, थोड़ा थोड़ा कर कर हमारी जमीन को हथिया रही है जब हम नहीं देख रहे हैं, कहीं और बिजी हैं। तो क्या कर सकते हैं हम इस सब के बारे में? सबसे पहले तो ड्रैगन के इस खतरे को समझना होगा, मानना होगा और काम पर लग जाना होगा। विदेश में फर्जी अवार्ड्स बटोरने बंद करने होंगे। पिछले 2 महीनों में 20 दिन तो विदेश यात्रा कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री। अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना होगा, पता करना होगा कि निवेशक और नागरिक दोनों भारत से पलायन क्यों करना चाहते हैं। यहां हम अस वर्सेस देम, ऊंच नीच की राजनीति में पिस रहे हैं, वहां चाइना अमेरिका को मात देने की तैयारी कर रहा है। रीयूजेबल रॉकेट्स ले लो, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी ले लो, चिप्स ले लो, एमएल एआई ले लो, हर जगह वो अमेरिका को मात देने की कोशिश कर रहा है। इंडिया तो कहीं है भी नहीं उस रेस में। अगर हम डिफेंस की बात करें तो हम अपने 5th जनरेशन फाइटर से 10 साल दूर हैं और वहां चाइना 6th जनरेशन फाइटर पर काम कर रहा है, प्रोटोटाइप्स उड़ा रहा है। चेतावनी बहुत है, दिखने वाले को दिख रहा है। सवाल यह है कि हम अपना अंधापन कब खत्म करेंगे और चाइना के खतरे को समझेंगे।